हेलो 10th क्लास। आपका आज 12वां चैप्टर भारत खनिज एवं शक्ति के संसाधन, मतलब जो भारत के अंदर जो खनिज पदार्थ है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक और प्राकृतिक और मानव सर्जित दोनों तरीके से जो भी, मतलब वैसे मोस्ट ऑफ तो खनिज प्राकृतिक ही होते हैं, लेकिन जैसे दो चीज़ों को मिला के बनाया जाता है तो वो मानव सर्जित है। अब हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आदि मानव की आवश्यकताएं मर्यादित थी, मतलब पहले के जो मनुष्य थे उनकी आवश्यकता एकदम मर्यादित थी कि संतोष जीवन था, उनको मिला तो ठीक है, नहीं लेकिन आजकल के इंसान की तो आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। उसको एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ की उसको लालचा रहती है। उस समय वो मात्र जीवन टिकाए रखने के लिए कार्य करता था कि ठीक है जीना है, इसलिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है। मनुष्य ने विकास के शिखर जीते हैं। मनुष्य की विकास गाथा में खनिज संसाधनों का बड़ा योगदान है। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य की विकास यात्रा को कई चरणों में बांटा गया, जैसे कि पहला है पाषाण युग यानी कि पत्रों वाला युग, फिर ताम्र युग तांबे वाला युग, कांस्य युग कांसा धातु, लोह युग लोहा का, एवं आधुनिक समय जो है अणु युग परमाणु बम जैसे। तो हम लोगों ने मतलब जैसे जैसे विकास किया है, अलग अलग युग आया, और अभी हम किस युग में प्रवेश कर चुके? अणु युग में। पाषाण युग में मनुष्य शिकार के लिए पत्रों का उपयोग करता था, जो आज अवकाशी उड्डयन करने लगा है। मतलब आज ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले पत्रों से मनुष्य शिकार करके अपना भोजन बनाते थे। मनुष्य का खनिजों के साथ प्रगाढ़ एवं पुराना संबंध है, मतलब बहुत गहरा और पुराना संबंध है। वर्तमान समय में खनिज राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, मतलब पूरा राष्ट्र का भार खनिजों पर ही टिका हुआ है। ऐसा यूएस एवं रूस खनिज के योग्य उपयोग के कारण विश्व की महासत्ताएं बनी है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज भी है और वो लोग अच्छे से उपयोग करके मतलब बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करते, इसलिए वो पूरी विश्व में महासत्ता है, मतलब बहुत शक्तिशाली देश है ऐसा। दोनों राष्ट्र खनिजों के वैविध्य एवं समृद्धि से संपन्न है। हमारे देश में भी खनिजों के विपुल भंडार है, मतलब बहुत ज़्यादा भंडार है होने पर भी लंबे समय से गुलामी एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में आर्थिक विकास कम हुआ है। मतलब हमारे यहाँ पे भी खनिजों की बहुत ज़्यादा मात्रा है, लेकिन फिर भी हम बहुत टाइम तक 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, फिर अभी तक भी हमारे यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसलिए अभी भी हम मतलब महाशक्ति बनने के स्थिति में नहीं है, अभी भी हम विकासशील देशों के अंदर आते। खनिज, अब खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक अकार्बनिक क्रियाओं से तैयार निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। मतलब जो हमें प्रकृति से मिलता है, अकार्बनिक मतलब जिसमें सब मिली जुली मात्रा होती है, उसको फिर हम तैयार करते हैं, उस जो एक उनकी आकृति भी निश्चित होती है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं। खनिज पृथ्वी के गर्भ में अनंत काल से चली आ रही अजैविक प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब खनिज कैसे बनते कि बहुत सालों पहले पृथ्वी उलट पुलट होती तो उनके फलस्वरूप बनी हुई ये प्रक्रिया है। पृथ्वी की चट्टानों में अजैविक प्रक्रियाओं के कारण बने निश्चित रासायनिक समान गुणी संरचना तथा विशिष्ट अणु रचना वाले ठोस प्रवाही या वायु स्वरूप के पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। इसके ठोस स्वरूप में जैसे कौन कौन सा आते? लोहा, मैग्नीज, सोना, चांदी इत्यादि खनिज, एवं प्रवाही स्वरूप में मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं? द्रव रूप में पारा, पेट्रोलियम, वायु स्वरूप में प्राकृतिक गैस का समावेश होता है। पृथ्वी के गर्भ में से किस प्रकार के खनिज मिलेगा, इसके आधार पृथ्वी की पपड़ी मतलब ऊपरी सतह होती है, उसकी रचना कैसी है, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ से क्या मिलेगा। ऐसा जैसा कि आर्नेम चट्टानों से लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, अंडरलाइन कर लेना। कौन सी चट्टान से? आर्नेम। उससे हमें क्या क्या मिलता है? लोहा, तांबा, जस्ता, सोना एवं चांदी जैसे खनिजें मिलती है। प्रस्तर चट्टानों में से ऊर्जा के खनिज, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है, जबकि स्लेट, संगमरमर एवं हीरा रूपांतरित चट्टानों मिलता है, जो मतलब परत दर पर होता है रूपांतरित चट्टान, उसमें से हमें हीरा और वो मिलते हैं संगमरमर। अब खनिजों का वर्गीकरण देखो, धातुमय खनिज, अधातुमय खनिज, फिर संचालन शक्ति के लिए उपयोग, मतलब कि जिसका उपयोग किसी चीज़ को चलाने के लिए होता है, तो वो तीसरा। अब धातुमय खनिज को वापस 4 भागों में बांटा: कीमती धातुमय, हल्की धातुमय, सामान्य उपयोग खनिज, मिश्र धातु स्वरूप खनिज। अब इसको कीमती में कौन कौन से? सोना, चांदी, प्लेटिनियम। हल्की धातु में मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टिटेनियम। फिर सामान्य में से लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, कलई, निकल।
और मिश्र धातु यानी कि दो धातु को मिला के क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन और बेनोडियम। तो धातुमय खनिज कितने पार्ट में बना? 4 पार्ट में, और चारों पार्टों के ये उदाहरण है। अब अधातुमय खनिज एक पार्ट में, जिसमें चूने का पत्थर है, एस्बेस्टॉस, अभ्रक, फ्लोरस्पोर, जिप्सम, सल्फर, हीरा। और संचालन शक्ति में जैसे कोयले के भाप से मतलब रेलगाड़ी चलती है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम दोनों से परमाणु बम बनते हैं, तो ये संचालन शक्ति में उपयोग आते हैं। तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। खनिजों का वर्गीकरण 3 भागों में, धातुमय खनिज, अधातुमय खनिज और संचालन शक्ति के लिए उपयोगी खनिज। फिर धातुमय खनिज को वापस 4 भागों में बांटा गया और फिर उनके उदाहरण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हमारा पहला खनिज है लोहा, लो अयस्क, आयरन। लोहा आधुनिक विश्व के औद्योगिक विकास का आधार रूप खनिज माना जाता है। आल्पिन से लेकर बड़े यंत्र, मतलब छोटी सी ऑल्पिन से लेकर बहुत बड़े बड़े यंत्र, मोटर गाड़ी, जहाज, रेलवे, पुल, मकान एवं शस्त्र बनाने के लिए इसका व्यापक उपयोग होता है। ये सस्ता, मजबूत, टिकाऊ भी है। अधिकतर राष्ट्रों में सरलता से मिलता है। इसका अन्य धातुओं में मिल जाने का गुण धर्म होने के कारण ये महत्वपूर्ण खनिज मानता है। मतलब लोहा बहुत सस्ता होता है और इससे छोटी से बड़ी वस्तु भी बनाई जाती है, और ये टिकाऊ भी होता है, मजबूत भी होता है। इसके लिए इसका उपयोग ज़्यादा होता है, और ये किसी भी और धातु के साथ मिश्र करके भी इसको मतलब और कुछ बनाया जा सकता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण धातु है। लोहा अशुद्ध स्वरूप में मिलता है, मतलब कि धरती से जब हम निकालते हैं खनिज तो ये अशुद्ध रूप होता है। इसे कच्ची धातु को शुद्ध करने के लिए कोक एवं चूने के साथ विशाल भट्टी में तपाकर गलाया जाता है। इसे ढलवा लोहा कहते हैं एवं इसमें से कार्बन तत्व दूर करने पर लोहा मिलता है, जिसे ढलाई का लोहा कहते हैं। भारत में मिलने वाले लोहे को कच्ची धातु के 4 प्रकार है। लोहे के 4 प्रकार कौन कौन से देखो? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। अंडरलाइन कर लेना, ये लोहे के 4 प्रकार है, पूछते हैं एग्जाम में। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। ओके। भारत में सर्वाधिक लोहा कर्नाटक राज्य में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? कर्नाटक में। इसके बाद क्रमशः ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में से भी प्राप्त होता है। इसके उपरांत गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश एवं असम आदि राज्यों में भी लोहा मिलता है। दूसरी धातु है खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज ये लोहा फौलाद उद्योग के लिए महत्वपूर्ण धातु माना जाता है, मतलब लोहे के उद्योग के लिए मैग्नीज का उपयोग होता है। इसका मुख्य उपयोग लोहे में से फौलाद बनाने के, मतलब कुछ वस्तुएं बनाने के लिए। इसके अन्य उपयोग में रासायनिक उद्योग, ब्लीचिंग पाउडर, जंतु कीटनाशक, शुष्क बैटरी एवं टाइल्स बनाने में होता है। इसके उपरांत चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, दिया सलाई उद्योग, फोटोग्राफी, चिनाई मिट्टी के बर्तन बनाने एवं रंगीन ईंटें बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मैग्नीज के मिश्रण में फौलाद की पाटे एवं सरिया में स्थिति, स्थापकता एवं मजबूती आती है। तोड़ने या पीसने के यंत्रों को बनाने में फौलाद का उपयोग किया जाता है, मतलब ये एक तरह से मजबूती देती है वस्तुओं को। ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा इसके मुख्य उत्पादक राज्य माने जा सकते हैं। तदुपरांत मतलब इसके बाद भी आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एवं गुजरात में से भी मैग्नीज प्राप्त होता है। अब तीसरा है तांबा, कॉपर। तांबे का उपयोग आदिकाल से किया जा रहा है। मतलब आपको पता है मोहनजोदड़ो की जो हमने पढ़ा था उसमें भी तांबे की मूर्ति मिली थी, तो ये तांबे का उपयोग तो बहुत प्राचीन काल से हो रहा है। मनुष्य को सर्वप्रथम उपयोग में आई हुई धातु थी तांबा ही थी। इसके मिश्रण होने के गुण के कारण इसका अधिक महत्व है। इसमें कलाई मिलाकर कांसा बनाया जाता है, जस्ता मिलाने से पीतल बन जाती है। देखो तांबे को मिलाने से ऐसा। इसका अधिकांश बिजली के साधनों में, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि साधनों को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ये विद्युत की सुवाहक धातु, मतलब इससे विद्युत आसानी से मिलती है। मतलब आपको पता होगा तारों के जो तार बने होते हैं प्लास्टिक के, उसके अंदर तांबा लगा हुआ होता है पूरा का पूरा, इसलिए इससे विद्युत आसानी से मिलती है। इसके उपरांत जंतुनाशक दवाओं, स्फोटक पदार्थ, रंगीन कांच, सिक्के एवं छपाई काम में भी इसका उपयोग होता है। भारत में तांबे का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इसके उपरांत सिक्किम एवं आंध्र प्रदेश में से भी प्राप्त होता है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में भी तांबा प्राप्त होता है। अब है बॉक्साइट।
ये धातु एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। ये सर्वप्रथम 1821 में फ्रांस के ले बॉक्स के पास से मिली थी। सबसे पहले कहाँ मिली थी? फ्रांस से। बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके विशिष्ट गुण के कारण इसके विविध उपयोग है। ये वजन में बहुत हल्की होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ होती है। इससे भी विद्युत प्राप्त की जाती है। जंग प्रतिरोधक, तो जंग नहीं लगता है, सरलता से पीटा जा सकता है, उसको तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है ऐसा। इसका उपयोग गृह उपयोग के बर्तन, बिजली के साधन, रंग एवं हवाई जहाज को बनाने के उद्योग में अधिक प्रमाण में होता है। भारत में ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात से बॉक्साइट मिलता है। ये खनिज डेक्कन ट्रैप की भूस्तरीय रचना वाले प्रदेशों में से मिलती है। उत्तराखंड में रांची, गुजरात में जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत एवं साबरकांठा जिले में से भी बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। अब्रक। विश्व में भारत अब्रक के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। मतलब पूरे विश्व में अब्रक में भारत पहला स्थान पे है। अब्रक अग्निरोधक है, विद्युत का अवाहक है, मतलब इससे विद्युत उत्पादित नहीं होती है ना, होने से इसका उपयोग बिजली के साधन बनाने में भी होता है। जैसे कि बिजली की मोटर है, डायनोम है, रेडियो, टेलीफोन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि की बनावट में उपयोगी है। भारत में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान अब्रक के उत्पादन के मुख्य राज्य है। इसके उपरांत कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु में भी अब्रक प्राप्त होता है। भारत में मस्कोवाइट नामक अब्रक का विशाल भंडार अभी मिला है। अभी है सीसा। सीसे की धातु को गैलेना कहते हैं, अंडरलाइन करना है। उसकी धातु को क्या बोलते हैं? गैलेना। ये मुलायम एवं वजन में भारी होता है। इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने, बिजली के तार बनाने, रंग, शस्त्र, कांच, रबर तथा स्टोरेज बैटरी की बनावट में होता है। भारत में सीसा अधिकतर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में से मिलता है। पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय एवं सिक्किम जैसे राज्यों में से भी सीसा मिलता है। सीसे का उत्पादन खूब अधिक प्रमाण में होने के बावजूद ये हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करता। इसे विदेश में से आयात करना पड़ता है। मतलब सीसे का हमारे यहाँ पे इतना उपयोग होता है कि हमें इसको बाहर से मंगाना पड़ता है। चूने का पत्थर। चूने का उपयोग सीमेंट बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। तदुपरांत ये लोहा गलाने एवं रासायनिक उद्योग, सोडा एस, साबुन, रंग, रसायन, भवन निर्माण में, कागज एवं चीनी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। देश में 70% सोने का उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु है। इसके उपरांत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश चूने का पत्थर उत्पादन करने वाले राज्य है। मतलब पूरा 70% इन राज्यों में उत्पादित होता है। गुजरात में कौन कौन से राज्य जैसे जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, अमरेली एवं खेड़ा माने जाते हैं। बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहाल, भरूच, नर्मदा, सूरत, भावनगर एवं राजकोट आदि जिलों में भी चूने की चट्टान पाई जाती है। जामनगर जिले से प्राप्त होने वाले चूने के पत्थरों में से 97% चूने का तत्व मिलता है। हो गया, ठीक है। अब है संचालन शक्ति, जिसे मतलब ऊर्जा पैदा होती है, वो है किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव में संचालन शक्ति के खनिज महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे राष्ट्र के उद्योग एवं अर्थतंत्र को चलायमान रखते हैं, क्योंकि उनसे ही पता चलता है ना कि भाई राष्ट्र कितना विकसित है, कितना आगे बढ़ रहा है। क्योंकि उनके पास, जैसे अब हम देखते हैं ना, हमारे पास क्या है, परमाणु बम है कि नहीं है, हम देखो महाशक्तियों में गिना जाता है, आप न्यूज़ में देखते होंगे। तो ये सब किसके आधार पर होता है कि आपके पास कैसा संचालन शक्ति कैसी है, उसके आधार पर आपको आंका जाता है। इनमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं अणु खनिजों का समावेश होता है। इसके अंदर ये सब चीज़ें आती कि भाई यहाँ पे कोयला भरपूर मात्रा में है कि नहीं है, खनिज तेल है कि नहीं है, अणु बनाने के लिए कुछ है कि नहीं, ऐसा कुछ। जैसे कि हम लोग भी देखो आंकते हैं ना, हाँ इसके पास बहुत पैसा है तो ये बहुत बड़ा आदमी, ये मतलब बहुत पैसे वाला, जिसके पास नहीं है ये गरीब है, इसको कोई पूछते हैं। वैसे ही सेम यही होता है कि जिनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है वो बहुत विकसित देश होता है, और जिनके पास नहीं होता है वो बेचारे पीछे पीछे रहते से। संचालन शक्ति के संसाधनों का वर्गीकरण। शक्ति के संसाधनों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि परंपरागत और बिन परंपरागत शक्ति के संसाधन एवं व्यापारिक और बिन व्यापारिक, मतलब उसको दो पार्ट में बांटा गया। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक वायु एवं अणुज खनिज परंपरागत या व्यापारिक संसाधन माने जाते हैं। ये चारों क्या है?
परम मतलब पहले से है और व्यापारिक भी है, मतलब इनका बिजनेस भी होता है। ये पूर्ण अप्राप्य है, मतलब इनको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हम, मतलब एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए ऐसा। इन खनिजों का उपयोग कर विद्युत प्राप्त की जाती है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब बिन परंपरागत शक्ति के संसाधन है। इसको वापस प्राप्त भी हम कर सकते। लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ियां, गोबर के कंडे जैसे बिन व्यापारिक शक्ति के संसाधन है। पहला है कोयला। प्राचीन काल से मनुष्य कोयले का उपयोग शक्ति संसाधन के रूप में करता आया है। हमें ये प्रश्न होगा कि कोयला पृथ्वी के भूगर्भ में किस प्रकार बना होगा। ये तो हम सब सोचते ही है कि भाई इतना सारा कोयला पृथ्वी से कैसे निकलता है। प्राचीन समय में पृथ्वी पर जंगलों का साम्राज्य था, मतलब बहुत ज्यादा जंगल ही जंगल थे, पेड़ पौधे थे। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली आंतरिक संचलन क्रियाओं के कारण ये वनस्पतियां पृथ्वी के गर्भ में दब गई, यानी कि उथल फुथल हो गई पृथ्वी, तो ये सारी की सारी वनस्पतियां अंदर दब गई। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक गर्मी, मतलब जमीन के अंदर इतनी गर्मी है कि वो पेड़ पौधे सब क्या हो गए, जल गए, और दबाव के कारण कार्बन तत्व वाले वृक्षों एवं प्राणियों का मंद दहन होता है, धीरे धीरे मतलब जलने लग गए। इससे वनस्पतियों में से रूपांतरित होकर कोयला बना, और लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले का समय कार्बोनिफेरस समय अंतराल के रूप में पहचाना गया। इस दौरान वृक्षों का धीरे धीरे मंद दोहन, मतलब धीरे धीरे जलते थे, इससे इसका कार्बन तत्व वाला कोयले में रूपांतरण होता गया। समझ में आया कि धीरे धीरे कोयले का विकास हुआ है, मतलब अंदर बने हैं कोयले। भाप तंत्र की खोज से कोयले का उपयोग बढ़ता गया। इससे रेल एवं पानी के जहाज जैसे परिवहन के साधनों का उपयोग सरल बनता गया। फिर विद्युत की खोज से ताप विद्युत के उत्पादन में कोयला महत्वपूर्ण खनिज बनता गया। कोयले में से कुछ उप उत्पादन, मतलब इससे और भी कुछ उत्पादन हो रहे, जैसे कि डामर है, अमोनिया गैस है, अमोनिया सल्फेट है, बेंजोल तथा क्रूड ऑयल भी है। ये प्रस्तर चट्टानों में से प्राप्त होता है। इसके कार्बन तत्व के आधार पर इसके भी 4 प्रकार है, जैसे लोहे के 4 प्रकार थे वैसे कोयले के भी 4 प्रकार है। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयला बहुत उच्च कोटि के कोयले होते हैं, और लिग्नाइट और पीट कोयला हमारे यहाँ पे भी आसानी से मिल जाता है। भारत में कोयले के भंडार। भारत में कोयला उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों में जैसे झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर है। इसके उपरांत राजस्थान, तमिलनाडु, असम और गुजरात में भी कोयले का उत्पादन होता है। गुजरात में खनिज कोयले के क्षेत्र में जैसे कच्छ, भरूच, महसाणा, भावनगर एवं सूरत है। यहाँ से लिग्नाइट कोयला मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है? लिग्नाइट, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, इसलिए राजस्थान में भी यही कोयला मिलता है, तो ये यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो कोयला संचालन शक्ति में पहले आपको कोयला समझ में आ गया कि कैसे कोयले की उत्पत्ति हुई, फिर कोयले का क्या क्या उपयोग है, फिर कोयले के प्रकार कितने, ठीक है। इसके बाद आता है खनिज तेल। ये रेती, पत्थर, चूना पत्थर, शैल आदि प्रस्तर चट्टानों से मिलता है। मतलब तेल कहाँ से मिलता है आपको पता है? जहाँ रेतीली जमीन होती है वहां से तेल निकलता है। पानी की तो वहां कमी होती है, लेकिन तेल जरूर निकलता है वहां से। प्राचीन समय में कोयले की रचना की तरह ही पृथ्वी पर के प्राणी भूगर्भ में दबे एवं वो तो देखो, कोयले तो कार्बन के कारण कोयला का निर्माण हुआ। अब तेल का निर्माण हाइड्रोकार्बन के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? हाइड्रोकार्बन के कारण। ये स्वरूप लगभग प्रवाही स्वरूप में था, मतलब बहने वाले, प्रवाही मतलब बहने वाले स्वरूप में था। आंतरिक संचालनों के परिणाम स्वरूप इस स्वरूप के स्तर धीरे धीरे भू स्तर की ओर उठते गए, मतलब भूमि की ओर ऊपर आते गए। कुछ समुद्र के तल में आए तो कुछ भूगर्भ के से ऊपर आते गए, कुछ तो समुद्र में अंदर चले गए और कुछ भूमि के ऊपर आ गए, जिससे हमें तेल के कुएं मिलते हैं। अभी राजस्थान में भी बहुत ज्यादा मिलने लग गए हैं। भारत में सबसे पहले 1866 में असम में तेल के कुएं खोदे गए थे। कौन से सन में? 1866 में। और कहाँ पे? असम में। फिर 1867 में माकुम, असम से खनिज तेल प्राप्त हुआ। उसके बाद भारत में अन्य स्थलों से खनिज तेल के भंडार मिलते गए। भारत के खनिज तेल के भंडारों को 5 विभागों में बांटा है, जैसे उत्तर पूर्व के तेल, गुजरात के तेल, गुजरात में भी आप महसाणा साइड जाओगे ना तो वहां मिलता है तेल। फिर बॉम्बे हाई के तेल, पूर्व किनारे के तेल और राजस्थान के तेल क्षेत्र। यानी कि कितने भागों में बांटा है खनिज तेल को? 5 भागों में, जहां जहां से हमें तेल प्राप्त होता है। गुजरात के जो तेल क्षेत्र है स्वतंत्रता के बाद 1958 में गुजरात के खेड़िया जिले के
लुणेज से सर्वप्रथम खनिज तेल प्राप्त हुआ। इसके बाद अंकलेश्वर, महसाणा, कलोल, नवागाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच एवं भावनगर में से भी खनिज तेल मिलता है। अब खनिज तेल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? भारत की रिफाइनरियां गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, कोचीन, चेन्नई, ये सब यहाँ पे तेल शुद्धिकरण की रिफाइनरियां हैं। चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एवं हल्दिया का समावेश होता है। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल शुद्धिकरण संकुल गुजरात के जामनगर में है। मतलब सबसे बड़ा कहाँ पे है? गुजरात के जामनगर में। प्राकृतिक गैस, तीसरी है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ संलग्न होती है, मतलब साथ साथ ही होती है। खनिज तेल होता है जहाँ प्राकृतिक गैस होती है, इनमें से अलग होकर वह बाहर निकलती है। सस्ता एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार एवं खंभात बेसिन, कावेरी बेसिन तथा जैसलमेर, राजस्थान में से प्राप्त हुए। गुजरात का अंकलेश्वर भी खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार वाला क्षेत्र माना जाता है। ये तो ऊर्जा के परंपरागत क्षेत्र थे, मतलब परंपरागत खनिज थे। और अब बिन परंपरागत साधन ऊर्जा के, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वो सब जिनको वापस हम प्राप्त कर सकते हैं। कोयला या खनिज तेल के जैसे शक्ति के संसाधन मर्यादित भंडार में उपलब्ध होते हैं। मतलब जो कोयला है, प्राकृतिक गैस है या खनिज तेल, वो एकदम मर्यादित है। मतलब एक बार खत्म हो जाएगा तो वापस नहीं होंगे, मतलब मर्यादित चीजें। इसे लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए इसका विकल्प खोजने के प्रयत्न आरंभ हुए। इसके विकल्प स्वरूप हमें कौन से मिले? मतलब यदि ये चीजें नहीं हो तो इसके दूसरा किसका हम उपयोग कर सकते हैं? जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का समावेश होता है। ये सभी ऊर्जा स्रोत पूर्ण ऊर्जा के संसाधन हैं। कुछ लोग इसे अखुट शक्ति संसाधन के रूप में भी बताते हैं। विश्व के देशों में इन क्षेत्रों में कदम उठा है। यूएसए, रूस, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड एवं जापान आदि देश इस दिशा में असरकारक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। 1981 में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत आयोग की रचना की गई। गुजरात में गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी GEDA, गुजरात ऊर्जा विकास संस्थान इस दिशा में कार्यरत है। अब है सौर ऊर्जा। सूर्य पृथ्वी सतह पर ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है। वह वर्ष दरमियान अधिकतर दिन प्रकाशित रहता है। सौर ऊर्जा के कारण समग्र पृथ्वी का जीवावरण जीवंत रहता है। सौर ऊर्जा की तकनीकी द्वारा भारत में काफी प्रगति हुई है। सोलर कुकर का उपयोग कर रसोई बनाना, सोलर हीटर का उपयोग कर पानी गर्म करना, सोलर पैनल द्वारा बिजली उत्पन्न करना, ये सब सूर्य की ऊर्जा से होता है। देखो, जिसमें कुछ भी ज्यादा पैसा नहीं लगता है। गुजरात देश का सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाला राज्य, मतलब गुजरात में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी GEDA ने छाणी, वडोदरा